बदमाश, सेठ आदमी, मंत्री संतरी या फिर जो इंस्टाग्राम और बिलबोर्ड्स पे दिखने वाले कैटेगरी के लोग, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो है गाड़ी। अब गाड़ी का मतलब एक्टिवा, बुलेट या फिर कोई लग्जरी सिडैन नहीं। इन टाइप के लोगों के लिए गाड़ी मतलब होती है फॉर्च्यूनर। जलवा है हमारा। सफेद कलर की गाड़ी, उसमें गाड़ी से भी महंगा साउंड सिस्टम, ब्लैक फिल्मिंग, आके खराब कर देने वाली लाइटिंग और सिग्नल तोड़ने वाली फॉर्च्यूनर साइड से गई तो लोग समझ जाते हैं कि भैया जी की फॉर्च्यूनर जा रही है। आधे लोग तो फॉर्च्यूनर देख के ही भैया जी के फैन हो जाते हैं। उनको लगता है कि बंदा फॉर्च्यूनर में जा रहा है तो कुछ तो बात होगी। लेकिन ये तो हो गई अभी की बात। पहले की जनरेशन को फॉर्च्यूनर ही एक नॉर्मल गाड़ी लगती है, क्योंकि उन्होंने फॉर्च्यूनर के बाप का रूप देखा रहता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पजेरो की, मित्सुबिशी पजेरो। वो टाइम की 2 कलर वाली तगड़ी गाड़ी। एक पैर एक्सीलेटर पे दिया कि लोगों की लाइन लग जाती थी देखने के लिए। गाड़ी में जो बैठा होता उसके रुबाब की तो बात ही छोड़ दो। उसके साथ साथ गाड़ी पे बड़े अक्षरों में लिखा PAJERO। उस टाइम पे आज के जैसे VIP, MP, MLA जैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। इंसान पजेरो में बैठा है मतलब लोग समझ जाते थे कि आगे वाले का सिस्टम टाइट है। और आप लोग भी सिस्टम टाइट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। अब उस टाइम पे अलग अलग ब्रांड्स ने मार्केट में अपनी SUVs उतार रखी थी। किसी के फीचर्स भारी तो किसी की प्राइस अफोर्डेबल और अलग अलग स्पेक्स भी। पर इन सब में पजेरो की होड़ कोई नहीं कर सकता। पजेरो जापान के मित्सुबिशी ब्रांड की गाड़ी। ये ब्रांड की लैंसर, आउटलैंडर जैसी गाड़ियां तो बहुत फेमस हुई, लेकिन पजेरो का स्पॉट कोई नहीं ले पाया। पजेरो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई इन द ईयर 1981 जापान में। टोक्यो ऑटो शो में मित्सुबिशी ने पजेरो उतारी। एडवांस टेक्नोलॉजी देख के लोगों ने पसंद तो किया, पर खरीदा किसी ने नहीं। ठीक 2 साल बाद 1983 में आई पेरिस डाकार रैली। पेरिस डाकार रैली में होता यह है कि एक रेस होती है, उस रेस में सारा डेजर्ट पार करना पड़ता है। आज के टाइम पे तो ठीक है, पर पहले जहाँ कम्युनिकेशन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी उतनी हाईटेक नहीं होती थी, तो सोचो अगर ड्राइवर घूम गया तो सीधा गेम हो। लेकिन फिर भी बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को इस रेस में उतारते और जीतने तक ट्राई करते। लेकिन हुआ ये कि पजेरो ने पहली बार उतर के अपने क्लास में रेस जीत ली। उसके बाद मानो तो पजेरो की क्रेज ही हो गई। फिर 1985 में मित्सुबिशी ने पजेरो का 5 डोर वेरिएंट लॉन्च किया और सेल्स ने आसमान छू लिया। फिर 1991 में पजेरो का 2nd जनरेशन लॉन्च हुआ। ये पजेरो मतलब ऑफ रोडिंग का बादशाह। इसको पानी में डाल लो, खराब रोड हो या फिर ऊंची पहाड़ियों पे घुमा लो, इसका कोई तोड़ नहीं था। अगर समझ लो गाड़ी नीचे टिक गई तो एक बात तय थी, रास्ता या फिर गाड़ी की कोई गलती नहीं, ड्राइवर ही चूतिया। पजेरो में थी सुपर सिलेक्ट 4x4 टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे 4x4 तो सुना है, ये सुपर सिलेक्ट 4x4 क्या है भाई? तो ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी थी कि समझ लो गाड़ी 90 की स्पीड में है और तुमको 4x4 एंगेज करना है, तो गाड़ी को 0 पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। स्पीड वही रख के तुम 4x4 एंगेज कर सकते थे। इस मॉडल को इतना प्यार मिला कि मित्सुबिशी ने पजेरो को जापान के बाहर उतारने का सोचा। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला तय किया। जिस देश में इनको ये गाड़ी बेचना है, उस देश की कोई अच्छी कंपनी से डील करने का और फिर उनके थ्रू वहाँ के मार्केट में ये गाड़ी उतारने की। और वैसे भी उस टाइम पे इंडिया में लिबरलाइजेशन इम्पोज था। मतलब होता ये था कि बाहर से कोई भी ब्रांड को इंडिया आना है तो कोई भी इंडियन ब्रांड के साथ टाई अप करना पड़ता। तो उसी के चलते इंडिया में मित्सुबिशी ने टाई अप किया हिंदुस्तान मोटर्स से। हिंदुस्तान मोटर्स अगर आपको पता नहीं तो एम्बेसडर बनाने वाला ब्रांड। तो फिर इन दोनों ब्रांड्स के बीच में एक डील हुई। डील ऐसी हुई कि मित्सुबिशी गाड़ी बनाएगी, HM मित्सुबिशी से एक फिक्स्ड अमाउंट पे गाड़ी खरीदेगी और फिर उसको अपने हिसाब से प्राइस लगा के बेचेगी। सब लीगल डॉक्यूमेंटेशन और डील हुई 1998 में, पर पजेरो शोरूम्स में दिखने लगी 2002 में। लेकिन उसके पहले से ही पजेरो की हवा हो चुकी थी, क्योंकि एक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन लोगों ने इम्पोर्टेड पजेरो यूज करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। वो टाइम पे बाजू से पजेरो निकली तो लोग समझ जाते थे कि कोई तो दमदार आदमी निकला है, और लोगों के दिमाग में एक ही बात रह जाती थी, डबल कलर की बादशाह गाड़ी। HM और मित्सुबिशी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंडिया में पजेरो आ तो रही थी, लेकिन 2nd जनरेशन वाली। उधर जापान में 1999 में ही पजेरो का 3rd जनरेशन आ चुका था। उसके बावजूद भी अपने इंडिया की सड़कों पे वही पुरानी 2nd जनरेशन डोलती फिर रही थी। इंडिया की बढ़ती सेल्स को देखते HM और मित्सुबिशी ने ये प्लान किया कि इंडिया में ही एक प्लांट खड़ा करने का। इस लोकल प्लांट की वजह से पजेरो इंडिया में ही बनना शुरू हो गई और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा गाड़ी की प्राइस पर। पजेरो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने के वजह से कीमत 20 लाख तक नीचे आ गई, लेकिन 2003-4 के समय भी 20 लाख ये बहुत बड़ी कीमत थी।
लेकिन वो अपने ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने तो पजेरो को बिल्कुल छोड़ा नहीं। नेता लोगों में तो इलेक्शन कार बोल के पजेरो फेमस हो गई। नेताजी की कोई सभा हो या फिर प्रचार की कोई रैली, नेताजी को ग्रैंड एंट्री में तो पजेरो ही चाहिए। पजेरो जैसे ही नेता लोगों में फेमस थी, वैसे ही माफिया और बिजनेसमैन लोगों में भी बहुत फेमस थी, क्योंकि गैरेज में पजेरो होना ये एक स्टेटमेंट था अपनी पावर दिखाने का। देखा जाए तो 2002 से इंडिया में एसयूवी का मार्केट एस्टेब्लिश हो रहा था। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, फोर्ड की एंडेवर, टाटा सफारी, टोयोटा कॉलिस जैसी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी थी। साल 2002 में इंडिया में टोटल 22,000 से ज्यादा एसयूवीज बेचे गए और उसकी शुरुआत हुई ऑब्वियसली पजेरो के साथ। इंडिया में पजेरो की क्रेज इतनी बढ़ गई थी कि कई लोगों ने अपनी टाटा सुमो को डुअल टोन पेंट करवा दिया। 2006 में मित्सुबिशी ने पजेरो की 4th जनरेशन उतारी, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी भी वही 2nd जनरेशन बिक रही थी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की वजह से पजेरो अच्छी खासी बिक रही थी। सब एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से सांप सूंघ गया। मित्सुबिशी को एक के बाद एक झटके मिलते गए। सबसे पहला मैटर हुआ वो सेफ्टी स्कैंडल वाला। मित्सुबिशी अपने गाड़ियों में सेफ्टी मेजर्स नहीं रखता। गाड़ियों में फॉल्ट होकर भी मित्सुबिशी उन पर ध्यान नहीं देता। ऐसे आरोप मित्सुबिशी पर लगे। ये मैटर इतना बड़ा कि आखिर मित्सुबिशी ने भी अपनी गलती मान ली और थोड़े बहुत नहीं, पूरे 1,63,000 गाड़ियां रिकॉल करने में आई। अब इतने बड़े लॉस से बाहर निकलने के लिए मित्सुबिशी ने यूएस में 000 पॉलिसी अपनाई। अब 000 पॉलिसी क्या? तो उसमें होता ये था कि मान लो आपने मित्सुबिशी की गाड़ी खरीदी तो आपको 1 साल तक उसकी पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। मतलब ना ही कोई डाउन पेमेंट या फिर कोई ईएमआई। लेकिन एज एक्सपेक्टेड उनकी ये स्कीम भी फ्लॉप हो गई। लोगों ने बड़ी चाव से गाड़ियां तो खरीदी, पर पेमेंट देते वक्त चूना लगा दिया। तो ना चाहते हुए भी मित्सुबिशी को अपने डिफॉल्टर कस्टमर से गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ी। उसके बाद मित्सुबिशी ने 380 करके एक सेडान लॉन्च की, लेकिन उसका भी वर्डिक्ट फ्लॉप शो ही हुआ। मित्सुबिशी की हर एक चाल फेल ही होती जा रही थी। उसके बाद उन्होंने कंपनी को रीबिल्ड करने की ठाना। अपनी लाइनअप से बहुत सी गाड़ियां डिसकंटिन्यू कर दी, नई गाड़ियां बनाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी बात कुछ बन नहीं पा रही थी। फिर आखिर मित्सुबिशी ने अपना आखिरी पासा फेंका, निसान के साथ डील का। 2016 में निसान और मित्सुबिशी एक माइक्रो कार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। मित्सुबिशी करने तो कुछ अच्छा ही गई थी, लेकिन बाहर ये बात आई कि मित्सुबिशी अपने गाड़ियों में फेक फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब बताने का एवरेज 20 का और एक्चुअल में गाड़ी देने की 10 का। तो मित्सुबिशी ऐसी हरकतें कर रही है। ये बात बाहर आने के बाद मानो कि मित्सुबिशी की ब्रांड वैल्यू एकदम नीचे ही चली गई। गाड़ियों का सेल भी पहले से गिरता ही गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मित्सुबिशी के गाड़ियों में एक शांति। लोगों के लिए इस ब्रांड की गाड़ियां मतलब स्टेटस सिंबल था। और ऑफ रोड में कितनी भी बड़ी गाड़ियां आ गई, पजेरो के आसपास कोई भी नहीं था। और उसी के कारण निसान ने सीधा मित्सुबिशी पे दाव लगाने का सोचा और कंपनी ने $2.2 बिलियन इन्वेस्ट किए। लेकिन भले ही आंकड़े बड़े लगाए हो, उनको चाहिए उतना रिटर्न मिल नहीं पा रहा था। बाकी गाड़ियों के साथ साथ पजेरो के भी सेल्स गिरते जा रही थी और उस वजह से पजेरो जापान में सिर्फ एक ही फैक्ट्री में बन रही थी। प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत हाई थी और सेल्स उतने कुछ खास नहीं। तभी निसान ने एक डिसीजन लिया कि पजेरो को डिसकंटिन्यू करते हैं। 2019 में निसान ने पजेरो को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन पजेरो ये बादशाह गाड़ी थी, वो ऐसे ही डायरेक्ट बंद करना ना निसान को जमा ना मित्सुबिशी को। तो फिर उन्होंने पजेरो को ट्रिब्यूट देने के लिए आखिरी 1000 यूनिट्स बनाए और पूरी दुनिया के सिलेक्टिव मार्केट्स में ही बेचे, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया भी थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी, 4th जनरेशन पजेरो जो थी वो इंडिया में लॉन्च हुई थी 2009 में मोंटेरो के नाम से 37 लाख एक्स शोरूम इंडिया के प्राइस पे। 37 लाख सोच रहे हो, उसकी कम प्राइस में तो फॉर्च्यूनर आती थी। और ये सब भी ठीक है, ये गाड़ी दोबारा इंडिया में लॉन्च होती है 70 लाख एक शोरूम प्राइस में। भाई 70 लाख समझ रहे हो, वो टाइम पे रेंज रोवर जैसी गाड़ी आती थी ये प्राइस पे। तो पजेरो को नहीं दिखता, तो लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और ना ही खरीदा। और अभी अगर किसी को पजेरो लेनी है तो गिने चुने मार्केट्स में पजेरो स्पोर्ट्स को ले सकते हो, पर उसको भी एक ओजी पजेरो नहीं बोल सकते, या फिर पुराने के लेवल की तो ऑब्वियसली नहीं है। और अपनी पुरानी पजेरो जो थी वो इंडिया में 2021 तक बिकी। गाड़ी में अगर कोई काम निकला तो लोगों की जेब फट जाती थी मेंटेन करने में, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको यूज करना छोड़ा नहीं। जहाँ फॉर्च्यूनर खिलौने जैसी बिक रही है, रेंज रोवर, थार, जीप जैसी गाड़ियां हर गली में दिखती है, लेकिन आज भी पजेरो बाजू से गुजरी कि इंसान की नजर अपने आप उस पर चली जाती है। गाड़ी के पीछे भले ही कोई पद या फिर औहदा लिखा ना हो,
लेकिन अगर वो पजेरो में जा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। पजेरो में बैठे वाले आदमी को गाड़ी भगाने की या फिर हॉर्न मारते हुए निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पजेरो ही उसका भौकाल बताने के लिए काफी है। तो ये थी गाइस पजेरो। क्या आप भी पजेरो लवर हो? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो और फ्रेश ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।